इतनी बड़ी सेवा सारे गांवों में, लड़कियों की फ्री बस सेवा। धन्यवाद तुम्हारा। बीच में आ जाओ, आगे आओ आप, थोड़ा खुल जाओ। गुड़िया से जड़ा, गुड़िया से बार करो एक बार ऐसे करो। हाँ ये एक बार आको आ जाओ, एक बार आको, रुक जा बेटा, हो गया। गलती करके प्रधान जी, आप प्रधान जी, संत जी, संत जी गुड़िया थोड़ा इस तरफ घुमाओगे सर, बस यहाँ सर। प्रधान जी, प्रधान जी यहाँ मोदी तैयार जी है, जी है, काका जी है, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण भोग, सभी साथी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे युवा नेता के बीच में जो है स्वागत करते हुए सारे हमारे समाज सेवी आदरणीय जो है हमारे सभी साथी जो है आपके बीच में अब एक रागिनी जो है शॉर्ट में एक रागिनी करें, बहुत शॉर्ट और बढ़िया वाली आदरणीय। अब मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय इस समाज सेवा, जन समाज सेवा एक बहुत ही विकास की सेवा की मेरी छोटी पड़ गई। अगली बार मैं आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। बहुत बड़ी जगह में अगला में आयोजन करेंगे हम लोग। आदर के योग इसका पौधा 30 मार्च 2010 में
हमारे आदरणीय हमारे महबूब नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने लगाया था। आज वो पेड़ बन चुका है और उस पेड़ की जो शाखा है लक्ष्य ग्रामीण विकास ट्रस्ट है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी रहनुमाई में, आपके आशीर्वाद से ये पौधा वटवृक्ष का रूप जरूर धारण करेगा। और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे बना रहे। उसी चीज से मैं ज्यादा समय आपका ना लेते हुए सिर्फ एक ही बात करूं। आज का जो मकसद है कोई राजनीतिक मकसद नहीं है मेरे भाइयों, ये समाज का मकसद है। शायद ऐसे ऐसे आयोजन बहुत कम हुए हैं जब समाज की बात करते हैं हम लोग, और ये असली पूछो तो आज का ये आयोजन है मेरी बेटियों को समर्पित है। आज जो मेरी बेटियां जो तंग होती थी रास्ते में आने जाने की, मेरे सामर्थ्य के हिसाब से मैंने 36 गांवों को अडॉप्ट किया है और वो 36 कॉलेज से घर जाएंगी। उसके बाद हमारे बस स्टैंड से लेके और कॉलेज की दूरियां लगभग 4 से 5 किलोमीटर है और वहां कोई साधन मेरी बेटियों के नहीं है। हमने ये तय किया कि किसी भी हल्के की किसी एरिया की हो, जो बेटी सबसे पहले बेटियों को हम बस अड्डा छोड़ेंगे, फिर मेरी सारी बेटियों को जिस गांव से आई है वहां छोड़ के आएंगे। हमारा मेन मकसद जो था, फिर हमारा देखा हमने जब भी छुट्टियां होंगी प्रधान जी, जब भी छुट्टियां होंगी तो मेरे बुजुर्गों को, मेरी माताओं को, बहनों को, जब भी श्रावण का टाइम आएगा या किसी धार्मिक स्थान की यात्रा होगी तो हम लोग, मेरी कोशिश है कि जीत रखेगा कोई भी मेरा बुजुर्ग, मेरी माता, मेरी बहना महरूम ना रहे किसी भी धार्मिक स्थान से। जैसे श्रावण का महीना आएगा तो मैं चाहूंगा जब भी छुट्टियां होगी तो मैं अपनी माँ बहनों को अपने साथ लेके गंगा स्नान कराऊंगा, मेरे बुजुर्गों को गंगा स्नान कराऊंगा। तो मैं ये कहता हूँ मेरे भाइयों, आज ये पेड़ जो लगाया है ये आपके आशीर्वाद से लगाया है। इस लक्ष्य को आप लोगों ने सींचा है और आप ही सींचोगे, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं हम लोग कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। इस जमाने में लोग एडल्ट्रेशन करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमने वादा किया था कि हम जो भी करेंगे समाज में करेंगे और कभी भी कोई गलत काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे समाज का अहित हो। और जितना हमारे में सामर्थ्य होगा हम समाज की सेवा करते रहेंगे। मैं दोबारा फिर ये अपने हिसाब से एक संदेश भी जरूर दें, आज की राजनीतिक हालात पे भी जो संदेश है वो भी जरूर दें। माधुरी गुप्ता जी हमारे शुभ कार्य, एक शुभ दिन पे आज नवरात्रे जो है उनकी भी एक, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आपको माता रानी की कृपा सब पे बने। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि भाई नवरात्रे के ऐसे ये जो है माता रानी की कृपा बने, आपके घरों में ढेरों खुशियाँ आए। और आज से शुरू होते हैं और आज ऐसे ही दिन इन्होंने ट्रस्ट जो बलजीत रेड्डी जी ने बनाया है, उन्होंने एक बहुत ही अपने समाज सेवा का कार्य में कदम बढ़ाया है। एक बहुत मैं समझता हूँ कि रेड्डी साहब की बहुत अच्छी सोच है और हमेशा बलजीत जी ने जो है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया है। एक बहुत ही अच्छे व्यवसायी होने के साथ साथ इन्होंने अपनी सामाजिक क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी से भी कभी पीछे नहीं हटे हैं। इन्होंने शुरू से ये बात हमने देखी है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जब जो है हुड्डा साहब को कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये हमेशा खड़े रहे हैं, हमारे लिए हमेशा खड़े रहे हैं और हुड्डा साहब के बड़े विश्वास पात्र हैं। तो आज मैं अपनी ओर से और आप सबकी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छा आप पूरे अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी जो कोई व्यवसायी श्रेणी में जो भी आए वो अपने जड़ों को अगर भूल जाए तो वो कोई अच्छी मैं समझता हूँ मिसाल नहीं होती। हमेशा अगर आप आगे जाओ तो अपने जो है अपने इलाके में अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए प्रयत्न करो, तो वो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, लगभग सारे ही भूल जाते हैं। अगर किसी का क्या कहते हैं बिजनेस फील्ड में कोई अगर कदम आगे बढ़ जाए तो लगभग बहुत ही कोई विरला कोई ऐसा उदाहरण होता है जो अपने जो है जहाँ से कोई अपना जो इलाका है, अपनी जो जड़ें हैं, अपने जो लोग हैं उनको जो है अपनी याद करते हुए और वहाँ पे भी प्रयत्न करते हैं। तो आप उसमें मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा वो है और हमारे लायक जो भी कभी भी कोई जैसी बात होगी हम आपके साथ हैं। बाकी
इस आपके प्रयत्न, आपके प्रयासों में। बाकी ये कोई सामाजिक मंच नहीं है, तो इसलिए कोई राजनीतिक बात मैं जो है राजनीतिक तो देखो, राजनीतिक तो जो है ज़्यादा तो नहीं, मगर आप कहो तो 2 शब्द राजनीति के, क्योंकि तो भाई जहाँ तक देखो राजनीति की बात तो मुझसे ज़्यादा आप समझते हैं। हम तो, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हम तो आपके बच्चे हैं। आपने हर तरीके का समय, हर तरीके का टाइम, हर तरह की सरकारें देखी हैं। आज हरियाणा में क्या स्थिति है मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनी देश में भी, हरियाणा में भी, और 9 साल बहुत बड़ा टाइम होता है किसी भी सरकार के चाल चलन, चेहरे, नीति, नियत और धरातल पे कोई परिणाम, जमीन में क्या परिणाम आए, उन सारी बातों को देखने के लिए कि सरकार किस दिशा में लेके जाना चाहती है प्रदेश को, देश को। बहुत लंबा समय होता है, 9 साल। अब 1 साल रह गए, 1 साल के बाद लोकसभा का चुनाव है, साथ में बिल्कुल विधानसभा के चुनाव के भी बज रहे हैं, क्योंकि अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री आए थे अमित शाह, आपके सामने है, वो कह के गए। 2 दिन का उनका दौरा था। पहला दिन उनका दौरा कैंसिल हो गया था, गोहाना में रैली थी, थोड़ी सी हाजिरी कम थी गोहाना में, आपको याद होगा। तो पहले दिन तो उनका कैंसिल हो गया। ठंड बताई, फरवरी में बताया ठंड ज़्यादा थी, इसलिए आदमी कम आए, थोड़ी थोड़ी बला बूंद पड़ गई, ठंड ज़्यादा थी हैं। वो तो जो है किसी ठंड थी, वो तो ठंड तो उस दिन थी जब 6 जनवरी को हमने पानीपत में आपके आशीर्वाद से रैली करी थी, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। उस दिन जो है देश साल का सबसे ठंडा दिन था, लेकिन चलो वो एक उनका अपना था। तो पहले दिन कैंसिल हुई, मगर दूसरे दिन जब उन्होंने प्रोग्राम किया, जाते हुए वो कह के गए कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव की भी तैयारी करो बीजेपी कार्यकर्ता। तो यानी कि 1 साल रह गया। 4 साल सरकार के होते हैं, आखिरी 1 साल जनता का होता है, जनता के सोचने का होता है, सोच विचार के फैसले करने का होता है, और विपक्ष के लोगों के बीच में जाके अपनी बात कहने का होता है। तो ये राजनीतिक बात है जो आज बात कि हम आपके बीच में अपनी बात कहेंगे, मगर उससे ज़्यादा आपको सोचना विचारना। आपने 9 साल ये सरकार देखी, इस सरकार में जो हरियाणा देश में मिसाल होता था विकास का, विकास के हर श्रेणी में हम देश में सबसे आगे के राज्यों में आते थे। विकास दर हमारा सबसे ज़्यादा था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खिलाड़ियों का मान सम्मान। देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था कि खिलाड़ियों का मान सम्मान हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। कृषि उत्पादकता में, किसान के हकों के फैसले में, चाहे किसान के बिजली के बिलों की 1600 करोड़ के माफ़ी की बात हो जो कांग्रेस के राज में हुआ था, चाहे कोऑपरेटिव के कर्ज माफ़ी की बात हो, देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। गरीब आदमी के कल्याणकारी योजनाओं में कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले देश में हरियाणा का प्रथम श्रेणी में नाम था। चाहे 100 गज के प्लॉट की बात हो, वो केवल हरियाणा में फैसला था। चाहे गरीब के मकान की बात हो, चाहे बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज़्यादा पेंशन, लगातार 10 साल देश में सबसे ज़्यादा पेंशन उस समय हरियाणा में रही। और कुल मिलाकर आपस में भाईचारा, खुशहाली, अमन चैन, शांति 10 साल तक कांग्रेस की सरकार में हरियाणा में कोई लंबा चौड़ा कहीं कोई आंदोलन करना, किसी को सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ी। और प्रशासन को भी, पुलिस को भी और सरकार को भी गोली तो चलाने की दूर की बात है, किसी पे लाठीचार्ज भी 10 साल तक करने की कोई इस तरह की स्थिति हरियाणा में नहीं। और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज वो हरियाणा 9 साल की इस बीजेपी सरकार के, और बीजेपी और जेजेपी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार के बाद विकास में तो पिछड़ गया है। आज 19वें नंबर पे हम विकास दर के हिसाब से, नीति आयोग बता रहा है, मोदी सरकार, भाजपा दिल्ली की सरकार बता रही है 19वें नंबर पे विकास दर में। गांव का विकास, शहर का विकास, आज जींद में शहर का देखें, जींद के गांव का देखें, विकास दर में तो पिछड़ गया, लेकिन आगे पहुंच गया। देश में नंबर 1 पहुंच गया बेरोजगारी में। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में। बड़े आश्चर्यचकित करने वाली बात, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, जो देश में रोजगार देने का एक उदाहरण प्रदेश बनना चाहिए जिसको, वो आज बेरोजगारी में देश में सबसे आगे। ना तो निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि IMT नहीं बनेंगी कोई, हम एक्वायर नहीं करेंगे। ना निवेश हुआ, ना प्राइवेट कंपनियां, ना इंडस्ट्री कंपनियां आई, ना सरकारी रोजगार उस अनुपात में आए जो आए, भर्ती घोटालों के भेंट चढ़ गए।
हरियाणा प्रदेश का नौजवान दर ठोकरे खा रहा है, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहा है, वही हरियाणा प्रदेश आज भ्रष्टाचार में प्रतीक बन गया। देश में ऐसा खुला भ्रष्टाचार हमने कहीं नहीं देखा जो हरियाणा प्रदेश में आप देख रहे हो। इनका जो समझौता हुआ, जेजेपी ने समर्थन दिया बीजेपी को, आपको पता है ये समझौता कोई आदर्शों के, मूल्यों के और राजनीतिक नैतिकता के आधार पर समझौता नहीं हुआ। ये समझौता केवल भ्रष्टाचार की लूट के छूट के आधार पर हुआ। कौन सा महकमा किसको जाएगा, कौन किस महकमे से कितनी कमाई करेगा, इस आधार पर समझौता हुआ। इस आधार पर समझौता नहीं हुआ। लोगों के काम कैसे कराएंगे, प्रदेश को ऐसे आगे क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि आपको पता है इलेक्शन से पहले तो अलग अलग बातें लेके लोगों इन्होंने चुनाव लड़ा था। एक कहता था, बीजेपी का नारा था इलेक्शन से पहले, 2019 इलेक्शन से पहले खट्टर साहब का बीजेपी का नारा था, क्या कहते थे? 75 पार कहते थे कि नहीं कहते थे? 75 पार कहा करते। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। क्या करता कि नहीं क्या करता बीजेपी वाले? एक कहता था 75 पार, दूसरा करता बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन आते, इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? दोनों बन गए जमा पक्के यार। प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता करी हाहाकार और महकमे बांटे गए और खुला खेल चला। ये नहीं कि काम कैसे हो, ये कि भाई कमाई अपनी कैसे हो। शराब का महकमा कौन लेटेगा, किसके पास आएगा? एक्साइज का महकमा किसके पास आएगा? रजिस्ट्री का महकमा किसके पास आएगा? और के विधायक ही बता देंगे। सारी बात कहानी सुनी है तो दादा गौतम बता देंगे कौन खोपर केकड़ा जीवन लग रहा है, सारी रिपोर्ट ले रहा है। सही बात है ना? खुला भ्रष्टाचार, इस आधार पर समझौता हुआ, प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए नहीं हुआ। और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हरियाणा प्रदेश। आज बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में लूटने लगे, महंगाई में हर घर का बजट बिगाड़ दिया। हमारे समय एक ऐड आती थी बीजेपी की, जब हमारी सरकार थी, 400 रुपए का सिलेंडर था, फोटो आती थी सिलेंडर की और ऊपर लिखा होता था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार। मेरा विश्वास है सरकार बदली, सबसे बड़ी ऐड थी बीजेपी की, तो सिलेंडर 400 से सस्ता हो गया होगा। है मेरा पूरा 400 से सस्ता हो लिया होगा सिलेंडर, नहीं हो लिया है ना? ताई तेरी नहीं मानूंगा, जची नहीं मेरे, क्योंकि आजकल दूसरी ऐड चल रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, महंगाई हुई कम, भ्रष्टाचार हुआ, महंगाई हुई कम, बेरोजगारी हुई कम, बीजेपी में दम। तुम या तो मैं ऐड की मानूं, ठीक बात है ना, या तो टीवी पे ऐड की मानूं या थारी मानूं। टीवी पे ऐड देख के तो नहीं दिखता भाई सिलेंडर 400 से कम होगा, पत्रकार बाकी सारी तोलेंगे, बाकी तुम भुगत भोगी हो। तो आज हर घर का बजट बिगड़ गया, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, विकास की पटरी से उतर गया। लेकिन जो सबसे दुख की बात हरियाणा प्रदेश के लिए है कि ऐसी सरकार आई जो अहंकार और घमंड में काम नहीं भी करते, लोग काम चला लेते हम, और काम नहीं भी करते, सबका मान सम्मान रखते, सबके सुनते, सबके दुख सुख की सुनते तो भी चला लेते। लेकिन ऐसे लोग हरियाणा प्रदेश में इतने अहंकार में, भ्रष्टाचार में तो जुट गए और लोगों को भूल गए और हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। पहली बार हर वर्ग को इतना अपमानित होना पड़ा है। किसान एक साल तक, किसान आंदोलन में 1 साल तक सड़क पे बैठा रहा, 750 घरों के चूल्हे बुझ गए, चिराग बुझ गए, 750 लाश वापस आई धरनों से किसान आंदोलन में। लेकिन किसी ने सुध नहीं ली, किसी ने पूछा भी नहीं। हमारे जैसे जब देश की संसद में जाते थे कहते थे कि इन किसान, ये भी देश के नागरिक है, ये भी इंसान है, आप इनकी बात नहीं मानते तो कम से कम संवेदना के 2 शब्द कह दो, सहानुभूति के 2 शब्द कह दो इनके लिए। आप कह दो कि आप इनकी बात नहीं मानते। लेकिन हमें दुख है कि इतना धरना देना पड़ रहा है और एक लाशें जो वापस जा रही है 750, किसी का कोई बाप था, कोई किसी का बेटा था, किसी का भाई था, कोई किसी का पति था। एक घर में जाकर उसके बाद हम उनसे आंसू पोंछते थे। और मैं धन्यवाद करता हूं हुड्डा साहब का इस बात में कि पूरे देश में फैसला लिया कि इन परिवारों को अकेला नहीं पड़ने देंगे। 2-2 लाख की कांग्रेस विधायक दल की तरफ से सारे इकट्ठे करके 2-2 लाख की मदद करेंगे।
क्योंकि उनको कोई पूछने नहीं आ रहा था। वो भी किसी का परिवार था, उनके जाके हम मदद करते थे, आंसू पोंछते थे। और जब जाके संसद में इनकी बात कहते थे तो संसद के अंदर मजाक उड़ाया जाता था, खिल्ली उड़ाई जाती थी। करने का काम किया, किसान 1 साल तक बैठा रहा, किसान को अपमानित किया, गरीब मनरेगा का बजट 1/3 कर दिया, ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी करनाल में गए, उन पे लाठीचार्ज। हमारे प्रदेश का कर्मचारी अभी एक दो हफ्ते पहले कर्मचारी जा रहे थे पंचकुला में ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पे लाठीचार्ज। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे 9 साल तक स्कूल में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, बच्चों को धरने में बैठना पड़ा। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार में सड़क पे आया ना। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई, 5 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई। उनको प्रदर्शन निकालना पड़ा, धरने निकालने पड़े। रोहतक में एक प्रदर्शन निकल रहा था जिसका नाम रखा जा रहा था कि थारा फूफा जिंदा है, वो मृतक घोषित हो गए थे। उनका प्रदर्शन का नाम था, आपने भी देखा होगा। बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक, किसान से लेकर कर्मचारी तक, व्यापारी, छोटे व्यापारी से लेकर मजदूर तक, और मजदूर से लेकर खिलाड़ियों तक, हमारे देश की शान खिलाड़ी जो ओलंपिक के सारे मेडल विजेता, उनको भी बैठना पड़ा जंतर मंतर पे। और वो भी जब जंतर मंतर पे बैठे तो उनका भी अपमान एक बीजेपी के एमपी ने कहा कि ये एक विशेष प्रदेश से हैं। अरे ओलंपिक में जब मेडल जीत रहे थे, जब ओलंपिक में देश जनगण मन का गाना पूरी दुनिया में गूंज रहा था, तिरंगा पूरी दुनिया में ऊपर उठ रहा था, तब तो उनका कोई, वो कहाँ से आते हैं, कौन है, किस परिवार से आते हैं, उस समय तो कोई नहीं पूछ रहा था। लेकिन जब वो उनके मान सम्मान इज्जत 9 साल से पदक लाओ पद पाओ नीति बंद पड़ी है। किसी एक खिलाड़ी को भी मैं पूछना चाहता हूँ, इस सरकार से इतना बड़ा अन्याय, 9 साल से एक खिलाड़ी को इन्होंने नियुक्ति नहीं दी। हमारे समय 780 खिलाड़ियों को अलग अलग पदों पे नियुक्ति मिली थी, हर बात से ऊपर उठ के मिली थी और बिना भेदभाव के सबको मिली थी। जो आज खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, उनको भी उस समय डीएसपी की नियुक्ति मिली, बबीता फोगाट को भी डीएसपी की नियुक्ति मिली, हमारी बहन को योगेश्वर दत्त जो हमारे शान है देश की, उनको भी डीएसपी की नियुक्ति मिली, हर खिलाड़ी को मिली। आपने 9 साल से हमारी बहन शाक्ति मलिक पिछले ओलंपिक में मेडल लेके आई थी, लेकिन उसको भी धरने देने के लिए जंतर मंतर में बैठना पड़ा। और वो जब बैठी तो वो सारे खिलाड़ी बैठे तो उनका तिरस्कार। ऐसी कैसी सरकार है जो केवल तिरस्कार करने में विश्वास रखती, काम ना करते। हरियाणा का केवल कहा तो ही हम काम चला लेते, लेकिन इन्होंने तो हरियाणा का ना काम किया, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया और सबका अपमान किया। इसीलिए आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, 1 साल आपका सोचने विचारने का, हम तो लड़ रहे हैं इनसे, हम तो लड़ रहे हैं। अकेलापन भी महसूस होता है कई बार संसद में जब जाके इनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि हरियाणा में 15 सांसद है, 14 बीजेपी के, राज्यसभा लोकसभा मिलाकर। तो जब कभी इनसे लड़ाई लड़ने के लिए वहां पे खड़े होते हैं तो अकेलापन भी मेरे महसूस होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस लड़ाई में, प्रदेश में बदलाव परिवर्तन की इस लड़ाई में, आखिरी 1 साल में, भाई ये लड़ाई आप कहोगे, आपका साथ और आपका आशीर्वाद अगर होगा, आपका साथ आपका आशीर्वाद मिलेगा तो इस लड़ाई को, तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ, ये लड़ाई लड़े या कि नहीं लड़े, मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि आज प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। तो अपनों मेरे समझ में नहीं आई, फिर मैं आप दूर थे थोड़े, न्यू मान रहे थे सरपंच की छोटी सरकार है, बाकी सबको धरने देने पड़ रहे हैं, थारा नंबर नहीं आएगा, छोटी सर। हाँ चलो देखो ये बात यहाँ पे, इसमें देखो ये मैं समझता हूँ कि भाई ये लड़ाई अपने को सबको एक परिवर्तन की लड़ाई में, एक और बात कह रहा हूँ, हर बात से ऊपर उठ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये जो इलेक्शन है आने वाले समय का, इस बार का इलेक्शन, ये आपके आने वाले भविष्य, हरियाणा की अगली भविष्य, आपकी अगली आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को का फैसला करने वाला इलेक्शन है, बहुत जरूरी इलेक्शन है। थोड़े कहीं को ज़्यादा समझना, क्योंकि मैं वहाँ तक जो है वहाँ बैठ के मैं लड़ाई लड़ता हूँ, जो मैं देखता हूँ इनके पास सत्ता बल है, धन बल है, हर तरीके की शक्ति इनके पास है। लड़ाई, लोग बदलाव चाहते, लोग पिछली बार भी बदलाव चाहते थे, 75 पार की हवा निकाल दी थी इन्होंने, आपको याद है, मगर
धोखा बन गया आपके हमारे साथ, हरियाणा के लोगों के साथ। बहुत लोग इनके साथ जाके सौदेबाजी कर गए। ये लड़ाई हम जीतेंगे, लोग बदलाव, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, नैतिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई हम जीतेंगे, लेकिन लड़ाई तब जीतेंगे जब सूझबूझ के साथ और सारे मिल के लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस लड़ाई में आपको आपका पूरा साथ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो पूरा आपका साथ मिलेगा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हरियाणा में बदलाव आएगा और हम कुछ संकल्प लेके चल रहे हैं। हरियाणा एक पहुंचे, कुछ संकल्प लेके हम चल रहे हैं और इसीलिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, हाथ से हाथ जोड़ो। मैं वो 3-4 संकल्प कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। हरियाणा में हमारे जो संकल्प है, हाथ से हाथ जोड़ो, क्या मतलब है? हाथ से हाथ जोड़ो। पहला संकल्प, हरियाणा के हर नागरिक को दूसरे नागरिक से प्यार प्रेम की डोर से जोड़ो, धर्म जाति से ऊपर उठ के हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। दूसरा संकल्प, गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट और 2 कमरे के सरकार जो प्लॉट मिल गए हमारे समय 4 लाख, इन्होंने स्कीम बंद कर दी। उस स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे। जो वंचित परिवार रह गए और जहां प्लॉट मिल गए थे वहां 2 कमरे का सरकारी मकान बनवा के देंगे। गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट और 2 कमरे के मकान से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। किसान को, हरियाणा किसान को MSP की गारंटी, गन्ने का सर्वाधिक भाव और मान सम्मान से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। किसान के लिए संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो। आज महंगाई का चक्कर तोड़ो। महंगाई ने सबको, सारे घरों के बजट बिगाड़ दी। जो अभी सिलेंडर की बात चल रही थी तो, और बिजली, हरियाणा में इतने बिजली बिल आ रहे हैं। भ्रष्टाचार की लोग बात करते हैं। हमारे समय एक समझौता हुआ था हरियाणा के अंदर, 2 रुपये 94 पैसे के हिसाब से 25 साल तक एक कंपनी को, हरियाणा को बिल देना चाहिए था, बिजली देनी थी। मगर उस कंपनी ने अपनी मर्जी से बिजली देनी बंद कर दी और हरियाणा सरकार ने 11-11 रुपए यूनिट तक की बिजली बाहर से लेनी पड़ी। और फिर ये पूछते हैं कि 3 लाख करोड़ का कर्जा जो हरियाणा पे चढ़ गया, कैसे चढ़ गया? बाहर से बिजली लेनी पड़ी और हरियाणा के उपभोक्ता को देनी पड़ी। आपका और हमारा पैसा, हरियाणा के हर नागरिक का पैसा, और उस कंपनी को, बड़े उद्योगपति घरानों को फायदे पहुंचाने की बात करते हैं। आपको भी पता है वो कंपनी कौन सी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये बात करते, खैर, मगर जैसे पिछली बार सरकार बनते 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए थे, ये भी हमारा संकल्प है। हाथ से हाथ जोड़ो, यानी कि हर हरियाणा के परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, ताकि एक महंगाई में एक राहत मिले। हाथ से हाथ जोड़ो। नौजवान को रोजगार से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। हर शहर गांव को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। बड़े बुजुर्गों को भी नहीं भूलेंगे। सबसे ज्यादा तो धोखा बड़े बुजुर्गों के साथ हुआ। 5100 पेंशन पे कहा था समझौता, मेरे ख्याल 5100 पेंशन जो समझौता था वो भी आली होगी, शायद आली है कि नहीं आली? आपको याद होगा जब इनकी मेजोरिटी नहीं आई बीजेपी की, तो दुष्यंत चौटाला ने कहा था जेजेपी ने कि हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे, हमारे 10 MLA है जो 5100 पेंशन देगी। हुड्डा साहब ने कहा कि ये हमारे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है। हम उस समय 2019 में कहा था कि हम 1 नवंबर 2019 से देंगे, यानी कि आज से 4 साल पहले शुरू हो जाती, और हर साल बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ आओ। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर चले गए, वहां पे इन्होंने बात करी और बाहर आके मीडिया में एक तरफ अमित शाह खड़े, एक तरफ खट्टर साहब, बीच में दुष्यंत, और इन्होंने कहा, क्या कहा? समझौता हो गया, कांग्रेस के हाथ से नहीं दिलाएंगे 5100 पेंशन, हुड्डा साहब से नहीं दिलवाएंगे, हम बीजेपी से दिलवाएंगे, हमारा समझौता हो गया। जब भारत सरकार एक तरफ, हरियाणा सरकार दूसरी तरफ, तो भाई 5100 पेंशन भी, जैसे सिलेंडर सस्ते हो गए थारे 5100 पेंशन भी आगे होगी, थारी नहीं आई। 5100 पेंशन बोलो, 5 लाख की पेंशन घट गई अभी जो है, तो भाई बड़े बुजुर्गों को भी नहीं भूलेंगे जिनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा के हर बड़े बुजुर्ग को देश में दंगे की चोट पे सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो। ये हमारा संकल्प, ये हमारा संकल्प है। प्रदेश विकास के मामले में आगे जाए, खुशहाली के मामले में आप आगे जाएं। इन संकल्पों के साथ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा में परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को बचाने की। और कर्मचारियों को ही कह रहे कि भाई कर्मचारी का बोल रहे हैं, तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो। तो इस संघर्ष में, इस लड़ाई में मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पूरा साथ और आशीर्वाद मिलेगा। एक बार दोबारा से हाथ उठाकर आप साथ आशीर्वाद भी, और ये
भाई एक ये एमएलए को देख के याद आ गई, एक सीट आ रही है हमारी केवल जींद में, टीके में। तो भाई मैं एक बात बताऊं भाई, मैं जींद के देखो भाई, मैं जींद सारे जींद वालों से पूछूं भाई, अपने पढ़ाई में जो पहचान भाई कौन आपका है कौन भाई, 5 की 5 सीट जींद में। देखो भाई ये एक बार ये देखो, ये इसमें किसी का नाम या किसी का वो मत लो आप, इसमें देखो नहीं तो लड़ाई नहीं जीती जाएगी। इनके पास सब कुछ है, हमारे पास तो आप हो, हम लड़ने लग रहे हैं और अपने सबके भविष्य के लड़ने लग रहे हैं। इसमें अपने को थोड़ा अनुशासन से चलना पड़ेगा, इन बातों के ऊपर उठ के चलना पड़ेगा। मगर भाई जींद, भाई ये बताओ जींद इनके ने अपने पढ़ाई की पहचान कर दोगे कि नहीं कर दोगे? भाई आशीर्वाद, भाई जींद से पूरा आशीर्वाद रखियो, बाकी काम मेरे पे छोड़ दो, बाकी सारी गाड़ी पार स्वागत करते हुए बलजीत रेणु जी भी और सारे के सारे जो है हमारे ट्रस्ट के जितने भी एक बार चलने जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लक्ष्य जल सेवा ट्रस्ट ठीक है, उड़ते आ रही है। एक बार मैं दोबारा कहता हूँ, आज लक्ष्य ग्रामीण विकास ट्रस्ट के माध्यम से जो हमारे एक समाज सेवी हैं बलजीत रेणु जी, उन्होंने आज कई विशेष कार्य की शुरुआत करी है। हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये एक सफल व्यवसायी के साथ साथ ये हमेशा समाज सेवा में इनकी रुचि रही है जी। और ये कहते हैं बहुत ही हुड्डा साहब के भी काफ़ी विश्वास पात्र रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए भी, हुड्डा साहब के लिए भी जब कभी इनकी किसी रूप में कोई जिम्मेदारी लगती है तो ये हमेशा उसको भी निभाते हैं। तो एक सामाजिक बहुत ही अच्छी इनकी एक भूमिका रहती है पूरे इलाके में और ये एक प्रशंसा के योग्य कार्य है, क्योंकि बहुत से व्यवसायी अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्ति के बाद वो अपने गांव शहर अपने लोगों को जो है भूल जाते हैं या उतना नहीं करते जितना करना चाहिए। तो इसीलिए सरकार ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कानून भी लेके बनाना पड़ा। मगर अगर ऐसे सारे हो जाएं तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून बनाने की जरूरत ही नहीं। ये आज मैं समझता हूँ एक विशेष कार्यक्रम से बधाई। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं ऐसी लग रहा है कि अभी तैयारियां शुरू हो रही है, जिस तरह से बम्पर ज्वाइनिंग हो रही है कांग्रेस में, क्या कुछ है? देखिए ये प्रतीक है इस बात का कि हरियाणा प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश में लोग इस सरकार से जो है इस सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं और हर वर्ग आज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि बड़े बहुमत के साथ सरकार पहली बार बनी, दूसरी बार भी हालांकि 75 पार के नारे की तो हवा निकल गई थी, लेकिन दो पार्टियों का अनैतिक गठबंधन हुआ, दोबारा से इनको मौका मिला। लेकिन आज 9 साल का जो है सरकार का कार्यकाल सबके सामने है और उस विफलता का प्रतीक जो बेरोजगारी देश में नंबर 1 पे पहुंच गई, भ्रष्टाचार आज हरियाणा के अंदर जो है बड़े बड़े घोटाले निकल के आ रहे हैं, बिजली खरीद घोटाले से लेकर शराब घोटाले तक। आज प्रतीक इस बात का है कि केवल अपने जो है भ्रष्टाचार को अंजाम पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया जो आज सत्ता में बैठे। लोग त्रस्त है, लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं, तभी हर प्रदेश के हर हिस्से से हर वर्ग से आज लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं। संदीप सिंह का समर्थन कर रही है बीजेपी, तो उस पर क्या कहना? इससे ज़्यादा क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है। एक तरफ तो नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज बेटी गुहार कर रही है, और दूसरी तरफ हरियाणा खिलाड़ियों का खेलों के खिलाड़ियों के सम्मान का प्रतीक प्रदेश था। दोनों ही जो हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खिलाड़ियों के सम्मान का जो है आज दोनों नारों को का खोखले दिखाई दे रहे। और मुख्यमंत्री जी जिस मैं समझता हूँ कि अहंकार से उसका जो खेल मंत्री हैं उनका हमेशा पक्ष रखते हैं, तो ऐसे में कौन निष्पक्षता से जांच करेगा भाई? जांच एजेंसी प्रदेश सरकार के अंतर्गत है। मुख्यमंत्री जी तो क्लीन चिट दे रहे विधानसभा में खड़े होकर, तो मुख्यमंत्री जी कल को इस बात का सर्टिफिकेट देंगे क्या प्रदेश में कि कौन
किसी के साथ छेड़छाड़ करता है कि नहीं करता है। कोई छेड़छाड़ करता है तो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है तो उसको मुख्यमंत्री जी पूरी उनको फ्री हैंड दे रहे। इसका ये संदेश जा रहा है, बहुत गलत संदेश गया है। हम मांग करते हैं कि संदीप सिंह जी को बर्खास्त करो और उसके बाद या उनका इस्तीफा लिया जाए और उसके बाद निष्पक्ष जांच हो। जांच में जो भी सामने आए उसके आधार पर जो है, मगर नैतिकता के आधार पर उनको पहले दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए था और मुख्यमंत्री जी को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए कैबिनेट से। टेंडर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, सरपंच आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, आंदोलन चलते रहे। ये देखो दोनों जुड़े हुए प्रश्न हैं, जिनमें जो अपन किसान आंदोलन पे और कर्मचारियों के आंदोलन पे काफ़ी बातें आ चुकी हैं। एक जो सरपंचों के आंदोलन में वो कहते हैं ई टेंडरिंग। आपको ये ई टेंडरिंग के नाम के पीछे छुप के भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण है। ई टेंडरिंग में 26 को यानी कि संडे को मैं चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई टेंडरिंग के कई बातों को प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहूँगा, जिसमें ई टेंडरिंग खोली गई और मात्र कुछ मिनटों में बंद कर दी गई और जिस ठेकेदार को बताया गया वो अपना उसमें भरते हैं जी। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार का क्या उदाहरण है? सरपंचों के अधिकारों को छीनना नहीं चाहिए था सरकार को, उस पर निगरानी के लिए वो, ताकि सरपंच कोई किसी गलत दिशा में कोई कार्य ना करे, उसके लिए जो कदम उठाते वो सही हो सकते थे। वो उनको हम मानते, उनका सम्मान भी करते, उनका हम साथ भी देते। वहाँ पर आप कहते हैं कोई अपना प्रक्रिया डिफाइन करते, लेकिन यहाँ तो इन्होंने सरपंचों को तो कुछ पावर्स दी नहीं। सरपंचों का अपमान, सरपंचों पे लाठीचार्ज, महिला सरपंचों पे लाठीचार्ज, और चोटिल हुई हैं बहुत सी सरपंच। तो पुरुष कर्मचारियों ने और महिलाओं को, पुरुष कर्मचारियों को जींद में, मैं अभी परसों वहाँ गया हुआ था 3 दिन पहले बेरी में। वहाँ पे जो है बागपुर गांव में हमारी सरपंच गोडा टूटा हुआ है, महिलाएं। बहुत ऐसे इस तरीके से प्रदेश के हर वर्ग का अपमान करने में जो सरकार विश्वास रख रही है, वो समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के हित में वो सरकार। लेकिन मुख्यमंत्री टेंडरिंग की व्यवस्था परिवर्तन, कुछ मिनटों में वो खोला विंडो और कुछ मिनटों में अपना जो, मतलब क्या है ये टेंडरिंग? यानी कि वो कैसे पता चला कि ये इसी टाइम मुहूर्त निकला था और कुछ मिनटों में बंद हो गया? वो कौन ठेकेदार थे जो कहते बैठे थे नेट पे, उसी टाइम उन्होंने अपना उसमें अप्लाई किया? तो यानी कि ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? तो कांग्रेस की सरकार आने पर और ये मैं उदाहरण के साथ 26 तारीख को, 26 मार्च को यानी कि रविवार को, मैं उदाहरण के साथ चंडीगढ़ में ये पूरी बात रखूंगा। लेकिन आज मैं केवल आपको वो बता रहा हूँ कि भाई वहाँ क्या हुआ। ये टेंडरिंग भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण का एक प्रतीक ये टेंडरिंग बन गया। बेटा सब सत्ता पक्ष के खिलाफ आप लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन संगठन नहीं बन पा रहा। लड़ाई लड़ने के लिए संगठन भी चाहिए ना। हरियाणा में संगठन है, बहुत मजबूत संगठन है। किसने कहा आपको? हाँ, विस्तार संगठन की बात है। युवा का संगठन सारा अपना हमारा अच्छा संगठन है और संगठन में विस्तार की प्रक्रिया साधारण है। हमारी संगठन में हमारे जो है युवा का संगठन भी है, हमारे पीछे के दिल्ली में मतलब 31 सीट आई कांग्रेस पार्टी, और लोगों की वजन भावना कांग्रेस के साथ है। हाँ, धीरे धीरे विस्तार सेक्टर में हो रहा है। कांग्रेस सरकार कह रही है कि हम पेंशन भी बढ़ाएंगे, 6000 करेंगे, या ओपीएस वो भी देंगे, और ई टेंडरिंग इसको भी रद्द करेंगे, जबकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। क्या लगता है? बीजेपी वाले कैसे कह रहे हैं कि ओपीएस पेंशन पॉसिबल नहीं है, जब हिमाचल कर सकता है, राजस्थान कर सकता है, छत्तीसगढ़ कर सकता है, यहाँ तक कि पंजाब कर सकता है, हमारे तो सारे आसपास के सारे पड़ोसी दिल्ली कर सकता है, तो केवल हरियाणा ही में पॉसिबल नहीं है। हरियाणा में वो पॉसिबल है कि 2 रुपये 94 पैसे के हिसाब से बिजली आनी थी एक औद्योगिक समूह के माध्यम से, जो हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार के समय 25 साल का करार हुआ था पावर परचेज एग्रीमेंट। लेकिन उसी बड़े औद्योगिक घराने जिनको लेके आज के दिन जेपीसी की मांग है दिल्ली में, उन्होंने बिजली बंद कर दी और प्रदेश सरकार ने 11 रुपये में बिजली लेनी पड़ी। ये तो संभव है हरियाणा प्रदेश में जी। और जो है 6000 पेंशन, जो हरियाणा के बड़े बुजुर्ग की बात आती है पेंशन की, तो पेंशन का संभव नहीं है, लेकिन 11 रुपये से बिजली लो, क्योंकि वो औद्योगिक घराना आपके निकट माना जाता है भाजपा के। ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। हरियाणा के बड़े बुजुर्गों का भी उतना ही अधिकार है इस देश में जितना किसी बड़े उद्योगपति घराने का। तो आखिरी सवाल लोगों का, 2024 में कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं? जो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2024 में हरियाणा में परिवर्तन आएगा और बड़े बहुमत के साथ परिवर्तन आएगा, जितना हमें साथ और समर्थन मिलेगा। ठीक है।